जो खुद को बहुत चौड़ में सनातनी बोलते हैं या हिंदू बोलते हैं, उनको सनातन के बारे में नहीं पता। धर्म और मज़हब दोनों अलग चीज़ें हैं, क्योंकि एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पे रिलीजियस वॉर हो गई है, तो हमने एक और रिलीजन क्रिएट कर लिया जो कि एक्चुअल में रिलीजन है नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हम प्रेगनेंसी के टाइम पे 2-4 चीज़ें कर लें और उससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। सबसे पहले तो आज के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी की डेफिनेशन चेंज हो गया। सी सेक्शन इज़ द न्यू नॉर्मल। तो सपना आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपके दिमाग में सपने चल रहे हैं बहुत, इसका मतलब तो क्या मैनिफेस्टेशन से सोचने से होता है या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक भी है? हम दीपक जलाते हैं, राइट? तो द काइंड ऑफ ऑयल यू आर यूजिंग, उस पे भी डिपेंड करता है वो किस तरीके की एनर्जीज किस रिलीज कर रहा है, किस तरीके का ऑरा आपके अराउंड बनाना है। मतलब अगर मेरे आसपास नेगेटिव लोग हैं और मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करना चाह रहा हूँ, तो क्या वो जो नेगेटिव लोग हैं वो मेरी मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल करके कि इस जन्म के कर्म मुझे इसी समय निपटा दो ना, वाई कैरी पावर? ये आपको बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे। हम चक्रा हीलिंग करते हैं। इवन दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट चक्रा। जब इंसान के प्राण छूटते हैं ना, तो इन 7 में से एक चक्रा से निकलता है। और कौन से चक्र से आपके प्राण निकले हैं ना, वो डिसाइड करता है आपका अगला जन्म। अगर हम डीप योगिक प्रैक्टिसेस की बात करें तो फिजिकल टच मना किया जाता है। वेलकम मैम, तजुर्बा टॉक्स विद जितेश के प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा मानना है कि मुझसे बेहतर मेरा इंट्रोडक्शन और कोई नहीं दे सकता, और ये बात हर एक इंसान पे लागू होती है। सो ऑन दिस नोट आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। आप क्या करते हैं और कितने टाइम से कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम कविता है। काफ़ी लोग मुझे जानते हैं एज ए योगा टीचर, फिटनेस कोच, वेट लॉस एक्सपर्ट। आई हैव बीन इनटू फिटनेस 2013 से मैं खुद के लिए कर रही हूँ। 2020 से आई गॉट इनटू योगा, और तब 2021 से मैं योगा क्लासेस देना मैंने शुरू किया। बट नॉट मेनी पीपल नो दैट आई एम ऑल्सो एन आर्किटेक्ट एंड आई एम ऑल्सो इंटीरियर डिज़ाइनर। एंड 2020 तक, बिफोर लॉकडाउन टिल लॉकडाउन, आई वॉज प्रैक्टिसिंग एज एन आर्किटेक्ट। उसके बाद आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा एंड मेरा उसकी तरफ इंक्लिनेशन बढ़ता गया। एंड देन पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग मी कि दे वांटेड टू टेक योगा क्लासेस। तो उनको योगा सिखाने के लिए आई जस्ट टुक दिस स्टेप and I felt that this is what I actually want to do. This is where I find peace. So I am now a full-time yoga teacher. ओके, दैट्स ग्रेट। सो और योगा जो आप सिखाते हैं वो ऑफलाइन रहता है या सारा ऑनलाइन रहता है? It is online, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे ही मैं उसको ऑफलाइन लेके जाती हूँ तो एक रेस्ट्रिक्शन आ जाती है मेरे पे। एंड टाइम इज समथिंग विच आई वॉन्ट फॉर माई सेल्फ। क्योंकि मैं ट्रैवल भी करती हूँ, तो फिजिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एक जगह पे बंद के रहना, इसलिए आई हैव केप्ट इट ऑनलाइन। और ऑनलाइन रखने से ग्लोबली भी लोग मेरे तक पहुँच पाते हैं, तो इट्स ईजियर फॉर मी। आज के ज़माने में बहुत ईजी हो जाता है कनेक्ट करना। राइट। हमारा जो ये पॉडकास्ट है मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो एक एक करके हम सेगमेंट पे आएंगे और उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे योगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हेल्प कर सकता है। सो हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो है मेजरली फीमेल्स के लिए है, और इट्स ऑल अबाउट फर्टिलिटी, राइट? सो आजकल लोग ना आईवीएफ की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। उन्हें नेचुरली कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही है। तो क्या योगा करने से उनका जो ये कॉम्प्लिकेशंस है क्या सॉर्ट आउट हो सकती है? क्या योगा से वो नेचुरली इजीली कंसीव कर सकते हैं क्या? सी देयर इज़ अ डिफरेंट अप्रोच कैसे इसको किया जा सकता है। अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ 1-2 आसन कर लिए या आधा घंटा बैठ के कुछ स्ट्रेचिंग कर ली और उससे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो योगा उस तरीके से काम नहीं करता। इट डेफिनेटली हेल्प्स, पर आपको एक होलिस्टिक अप्रोच की तरह योगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप आसन करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, वो आपकी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी को टेक केयर करेगा। बट देन आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। आप किस तरीके का भोजन ले रहे हैं, आप किस तरीके के विचार आपके मन में चल रहे हैं, आप किस तरीके के लोगों के साथ या किस कंपनी में हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सारा योगा का ही पार्ट है। बट लोग योगा समझते हैं कि हमने थोड़ी देर की स्ट्रेचिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली। तो अगर आप सिर्फ उसको योगा समझ रहे हो, तो
मैं बोलूँगी नहीं, सिर्फ योगा से नहीं होगा, बट योगा एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें आपको अपने आप के अंदर काम करना होता है। एंड इट डज़ नॉट मीन कि 1 घंटा मैट पे एक्सरसाइज़ेस कर ली, स्ट्रेचिंग कर लिया, उससे नहीं होता। यू हैव टू डू एवरीथिंग। आप किस तरीके का आहार अपने भोजन में ले रहे हो, आप कितना सो रहे हो, आपकी बॉडी कितनी रिलैक्स्ड है। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हम अपने पे ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आउटर वर्ल्ड में हम इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि इस शरीर के अंदर क्या चल रहा है, हमारी सांस किस तरीके से चल रही है, हम उस पे कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। सो द मोमेंट हम उस अटेंशन को बाहर से अंदर की तरफ लेके आएंगे, तो हमें पता चलता जाएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है और हम उसको उसी वक्त ठीक करते जाएंगे। तो योगा इस तरीके से काम करता है। सो डेफिनेटली अगर लोग योगा को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना शुरू करें तो ये सिचुएशन ही नहीं आएगी जहाँ पे इनफर्टिलिटी लोगों को फेस करनी पड़े। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ योगा कर पाएगा, बिकॉज मेडिकल साइंस भी एक उसका अपना स्टैंड है। देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे आपको उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। सो आप योगा करें, एक होलिस्टिक वेलबींग को उसको बनाएं, एज अ होलिस्टिक वेलबींग आप उसको अपने लाइफ का पार्ट लें एंड देन सी कि उसके बाद भी अगर आपके लिए चीज़ें नहीं वर्कआउट करें, देन यू गो फॉर मेडिकल अप्रोच एज वेल। सो इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल। एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ये आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा। सो मैम, जैसे आपने बताया कि सिर्फ योगा से नहीं होगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है इसमें जो कि हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। देन मेडिकल साइंस का एक अपना स्टैंड रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा कि कौन से ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक्स है या प्राणायाम है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेटर करने में हेल्प करते हैं? देखिए बहुत सारे प्राणायाम है। अगर हम शुरू करें अनुलोम विलोम, सबसे पहले आपको ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे हम जो एक्सपीरियंस करते हैं ना, फीमेल्स मेल्स की तरह बनती जा रही हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। बिकॉज सिर्फ फिजिकल लेवल पे चीज़ें काम नहीं करती हैं, एनर्जी लेवल पे चीज़ें काम करती हैं। और जो हमारा जो ब्रह्मांड बना है वो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी से बना है। फीमेल बॉडी के अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, मैस्कुलाइन भी होती है बट वो एक लिमिटेशन में रहती है, और मेल के अंदर वो ऑपोजिट होता है। तो क्योंकि हम अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से, अपने डेली लाइफस्टाइल से उस फेमिनाइन एनर्जी को सप्रेस करते जा रहे हैं, तो जो फेमिनाइन का मैनिफेस्टेशन है वो खत्म होता जा रहा है। सो पहले तो वो चीज़ को फिगर आउट करना, उसको समझना और उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जब आप करते हो तो आपके शरीर में 2 नाड़ी होती हैं, ईड़ा पिंगला, जिसमें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज बह रही हैं। जब आप ये प्राणायाम करते हो तो ये एनर्जीज आपकी बैलेंस आउट होती हैं। सो ये सबसे पहला प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी, अनुलोम विलोम। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम है, वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। सो ये 2 प्राणायाम फीमेल्स को, इनफैक्ट मेल्स को भी, बिकॉज जैसे हमने बोला ये मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर रहा है। सो इवन फॉर मेल्स, उनकी इफ दे आर इन द बेस्ट position of their masculinity and female are in the best position of their femininity, then they can conceive something that they want to. सो मैम, कोई ऐसी टेक्निक्स भी है जो गर्भ अवस्था में अगर इंसान करता है, फीमेल करती हैं, तो वो उनको एक नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प कर सकती है? और डेफिनेटली योगासन है। और पर इससे पहले मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको बताना चाहूँगी जो कि आज के टाइम पे दुनिया भूल गई है। हमें ऐसा लगता है कि हम प्रेगनेंसी के टाइम पे 2-4 चीज़ें कर लें और उससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। सबसे पहले तो आज के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी की डेफिनेशन चेंज हो गया। सी सेक्शन इज़ द न्यू नॉर्मल, है ना? तो आप किसको नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं? पीपल डोंट वांट टू गो थ्रू सी सेक्शन, बट वो नॉर्मल हो गया है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल्स वी हैव। बिल्कुल। पर जब हम योगा और कॉन्सेप्शन की बात करते हैं तो सिर्फ प्रेगनेंसी जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है आप उसको मत कंसिडर करें। आप चले जाएं उसकी बिगिनिंग पे। जब किसी भी कपल को कंसीव करना होता है तो वो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग लेके चलते हैं। आज के टाइम पे दिस इज वेरी कॉमन, वेरी वेरी राइट? बट वो क्या हम आज के समय में भूल गए हैं, वो है कि द काइंड ऑफ पर्सन और द काइंड ऑफ सोल दे वांट टू ब्रिंग इनटू दिस वर्ल्ड।
So before getting into that pregnancy wala phase, I would always suggest कि if a couple can take out that time कि उस किस तरीके की सोल को उनको लेके आनी है, उसके लिए टाइम निकाले, तो एटलीस्ट 1 साल पहले अपनी बॉडी को, मेल एंड फीमेल बोथ ऑफ देम शुड प्रिपेयर देयर बॉडी। एक तपस्या के मोड में चले जाएं कि रैंडमली नहीं वो कोई बच्चा इस दुनिया में लेके आ रहा है। तो उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको योगा, प्राणायाम, आसन, अपने आहार को चेंज करना पड़ेगा, अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे विचार आप कैरी करते हैं उस डीएनए में वही विचार जाएंगे और उसी तरीके की सोल को वो अट्रैक्ट करेगा। तो पहला स्टेप तो है आप प्रिपरेशन करें, जिसको गर्भ संस्कार बोलते हैं, और ये हमारे कल्चर में हमेशा से बहुत प्रोमिनेंट और कॉमन रहा है। बट क्योंकि जो भी चेंजेस आए सोसाइटी में, उसकी वजह से आज के टाइम पे हम भूल गए, हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा मूव करने लगे, तो अपनी चीज़ें हमने भूल गए या उनको इग्नोर कर दिया। तो पहला तो वो प्रिपरेशन टाइम आप लेकर चले। उसके बाद जब कोई भी फीमेल एक बच्चा कंसीव कर लेती है, उसके बाद आप अपने आसनों को वो चीज़ें कंटिन्यू रखें, बट वो जो फर्स्ट 1 ईयर का जो मैं टाइम बोल रही हूँ, वो बहुत ही तपस्या वाला फेस रहेगा। उसके बाद आप अपने आसन कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे लेडीज पहले पोछा लगाती थी, तो वो अब हमारा आसन होता है जिसको हम मलासन बोलते हैं। मलासन कर सकते हैं, तितली आसन, शिशुपाल आसन, ये कुछ पोस्चर्स होते हैं जो कि आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं। और फीमेल की जब लोअर बॉडी स्ट्रेंथन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, देखिए स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जितना ज़्यादा बॉडी फ्लेक्सिबल होगी उतनी उसमें स्ट्रेंथ रहेगी, तो वो आपकी जो वेजाइनल डिलीवरी होती है उसमें बहुत सपोर्ट करता है। तो ये आसन आप कोई भी महिला जो अपनी प्रेगनेंसी में है, स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स, वो इसको ज़रूर करें। ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया कि हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हम बच्चे को किस स्कूल में डालेंगे, कहाँ डालेंगे, हमारे पास कितना बैकअप में पैसा होना चाहिए बच्चे को अच्छा फ्यूचर देने के लिए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। बट वो जो आपने कहा ना कि 1 साल पहले की जो तपस्या है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विचार आप कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो तो देखो वो आप पैसे से नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। डेफिनेटली। और देखिए हमारा जो समाज बनता जा रहा है ना, किस तरीके के जीव दुनिया में आ रहे हैं, उससे बनता है समाज। तो अगर आप कॉन्शियस हो, अगर आपके अंदर इतनी अवेयरनेस है, तो आप उस तरीके का जीव लेके आ सकते हो, और वो शक्ति, वो ताकत आपके हाथ में है। पर उसके लिए हमें खुद पे काम करना पड़ेगा। वो मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। जी। सो मैम, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट इज़ अराउंड पीसीओएस एंड पीसीओडी। सो हमने देखा है आजकल के लाइफस्टाइल में फीमेल्स में पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत कॉमन हो चुकी है। तो क्या योगा करने से इन कंडीशंस को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर क्योर किया जा सकता है? डेफिनेटली जब आप योगा को एक होलिस्टिक अप्रोच की तरह लेते हो, अपने जीवन में उतारते हो, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करी जा सकती है। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले उसकी जड़ तक जाना ज़रूरी है। तो क्या कारण है कि फीमेल्स में पीसीओएस हो रहा है? द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे आर लिविंग, क्योंकि आज के टाइम पे मेल्स फीमेल्स दोनों वर्किंग हैं। फीमेल्स को ऐसा लगता है कि वो पीछे ना रह जाएं, सो देयर इज अ हार्ड एंड फास्ट कंपटीशन, राइट? सो मैंने शायद पहले भी बोला कि फीमेल्स आर इन अ रेस टू बिकम लाइक मेल। मैं ये नहीं बोल रही कि इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, एवरीबडी शुड बी इंडिपेंडेंट, राइट? पर उसमें अपनी फेमिनिटी को ना लूज करें। उसके लिए आप योगा करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, बिकॉज जब हम ध्यान करते हैं तो जितने भी हमने अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेस एक्यूमुलेट कर रखा है वो रिलीज होता है। जब प्राणायाम करते हैं तो हम अपनी ब्रेथ को बैलेंस करते हैं, और ब्रेथ और थॉट्स बिल्कुल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आसन कर रहे हैं तो बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं और बॉडी को अलाइन कर रहे हैं आपके आसपास जो भी चीजें हो रही है उसके साथ, राइट? सो जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सिर्फ आपके माइंड या थॉट्स नहीं चेंज हो रहे हैं, आपकी बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपका एंडोक्राइन सिस्टम चेंज हो रहा है, वो हार्मोन्स को बैलेंस कर रहे थे। तो जब ये हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, तो जो भी आपके डिसऑर्डर्स है, पीसीओएस, पीसीओडी, ये है क्या बेसिकली? इट इज अ इम्बैलेंस ऑफ योर हार्मोन्स, राइट? तो ये आपके बैलेंस होने लगेंगे हार्मोन्स, और आपकी बॉडी इसके नेचुरल स्टेट में जाती रहेगी। अभी हम क्या है, अभी हम घर से दूर जा रहे हैं, वी हैव टू ब्रिंग इट बैक टू होम। सो दैट इज व्हाट वी डू विद योगा। योगा है कि आप अपने घर वापसी बोलते हैं योगा को।
तो वो घर वापसी है। अपने अंदर के इंसान को पहचानना। बिल्कुल। इनफैक्ट इंसान भी नहीं बोलेंगे, अपने अंदर जो हमारी सोच। हाँ, जो जीव है, जो सब चीज़ों को अनुभव कर रहा है, उस तक की यात्रा है। पर उस यात्रा तक पहुँचने के लिए पहले फिज़िकल यात्रा तो करनी पड़ेगी। हाँ, पहले हम फिज़िकल लेवल पे देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। जब आप फिज़िकल से भी और आगे बढ़ने शुरू करोगे तो आप सूक्ष्म की तरफ जाते जाओगे। हम माइंड को देख पाते हैं। माइंड से फिर आप आगे और ट्रैवल करोगे तो फिर आप जिसको हम जीव बोलते हैं, जो अनुभव कर रहा है चीज़ों को, उसको कर पाता है। जी। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है मेडिटेशन। कहते हैं कि योगा और मेडिटेशन कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, राइट? तो मेडिटेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? क्या सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना ही मेडिटेशन है? देखिए, बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्शन जो लोगों को है कि योगा और मेडिटेशन अलग चीज़ें हैं। योगा ही मेडिटेशन है, मेडिटेशन ही योगा है। जिसको हम योगा बोलते हैं, आसन को बेसिकली हम आज के टाइम पे योगा रेफर करने लग रहे हैं। बट आसन एक छोटा सा पार्ट है और वो भी इसलिए किया जाता है ताकि हम ध्यान में उतर सकें। आपने नोटिस किया होगा, जब हमारी बॉडी बिल्कुल फिजिकली टायर्ड होती है या हम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फिजिकल वर्क करते हैं, तो हमारा माइंड एकदम शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो ये ही टेक्निक है योगा की भी। आप पहले आसन से शुरू करते हो। आसन जब आप करते हो तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। अब आप अपने ध्यान अपने प्राणों पे लेकर जा सकते हो, तब फिर आप प्राणायाम करते हो। अब आपने प्राणों को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, तब आप मेडिटेशन या ध्यान में जा सकते हो। बिना इन 2 स्टेप के आप तीसरा स्टेप करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। अब लोगों को ये लगता है कि हम आँखें बंद करके बैठ गए तो मेडिटेशन हो गया, या लोगों को ये भी होता है कि हमसे होता ही नहीं है। हाँ। मेरे दिमाग में विचार चलते रहते हैं, मुझसे मेडिटेशन होता ही नहीं है। बट द थिंग इज़ कि मेडिटेशन शुरू ही ऐसे होता है। अगर आपका कंट्रोल अपने विचारों पे होता तो आपको ज़रूरत ही नहीं है मेडिटेशन करने की, सही राइट? बात। और इट कम्स विद प्रैक्टिस। हर चीज़, जैसे बच्चा पहले चलना शुरू करता है तो पहले वो गिरता है, लेकिन वो चलना छोड़ता नहीं है। वो गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, फिर उठता है। उसी तरीके से मेडिटेशन भी होता है। आप देखोगे, आपने आँखें बंद करी, आपने ध्यान अपनी साँसों पे लगाया या अपने विचारों पे लगाया। बहुत तरीके के मेडिटेशंस होती हैं। आप जो भी पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप देखोगे कि आप अपनी साँस देखने लग रहे हो और थोड़ी देर बाद आप विचारों में खो गए। हाँ। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप उठ जाते हो। आपको वो नहीं करना है। आप जितनी बार देख पा रहे हो कि आप विचारों में पहुँचे, वापस से अपने ध्यान को अपनी साँसों पे लेके आओ। आप फिर से खो जाओगे, फिर से लेके आओ। जितनी बार हो रहा है आप रिपीट करते जाओ। और जब ये प्रैक्टिस आपकी कंसिस्टेंटली चलती रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी 6 मंथ, आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा कि आप शायद पहले 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे, अब आप 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे बिना डिस्टर्ब हुए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप बैठ सकते। तो इसीलिए ये एक प्रैक्टिस है जिसको आप करते रहना है, करते रहना है। जैसे मैंने बताया कि जैसे बच्चा गिरता है, उठता है, तो आप बिल्कुल उस तरीके से मान के इसको करते रहिए। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग कि मेरे तो थॉट्स ही नहीं बंद होते। प्रैक्टिस ही उस चीज़ की है कि हम अपने थॉट्स को पे अपना अच्छे से कंट्रोल लेकर आ पाएँ। तो मेडिटेशन करने के लिए क्या सिर्फ मुझे पार्क में जाके बैठना है, या फिर सिर्फ मॉर्निंग में ही कर सकता हूँ? ऐसा ज़रूरी है, या मैं दिन में किसी भी समय कर सकता हूँ? देखिए, आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं, पर अगर आप बिगिनर हैं, तो आप मिनिमम डिस्ट्रैक्शन में रहें, तो आप अच्छे से कर पाओगे। बिकॉज़ जितना कोई बिगिनर होता है, उसको सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा चाहिए होता है, राइट? तो अगर आप ऐसी जगह बैठ गए, जहाँ पे बहुत शोरगुल हो रहा है या बहुत ज़्यादा डे लाइट है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका ध्यान बार-बार लोगों की बातों में जा रहा है या उस नॉइज़ में जा रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हो। उसकी जगह आप अगर ऐसी जगह बैठ जाते हो जहाँ पे कोई नॉइज़ नहीं है, शांत सा माहौल है, तो आप अच्छे से फ़ोकस कर पाओगे। एज़ अ बिगिनर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा शांति वाली जगह ढूँढ के इसको प्रैक्टिस करें। बट जैसे आप एडवांस होने लगोगे तो आप देखोगे कि आप अपने विचारों को या अपने ध्यान को अपने अंदर तक रख पा रहे हो। बाहर जितना भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो आपको मैटर नहीं कर रहा, वो बॉदर नहीं कर रहा। तो जैसे आप एडवांस होने लगो तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक बात है समय की, बेस्ट ये रहेगा कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले करो। अच्छा। उससे क्या होगा कि देखिए, हम अपने दिन की टोन सेट कर लेते हैं। द मोमेंट हम अपने माइंड को काम किया, अगर आप सुबह उठते ही फ़ोन उठा रहे हो, आप उस इन्फॉर्मेशन को ले रहे हो जो, और वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड को डायरेक्ट करेगी। उसकी जगह आप अपने माइंड को पहले सेटल कर लो, रिलैक्स कर लो। अब जो भी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं, वो उस इम्पैक्ट से नहीं आएगी। हाँ। जैसे गाड़ी अगर ज़ोर से ब्रेक लगे,
तो धक्का लगता है, बट अगर वो धीरे से रुके तो आराम से आप उसका इम्पैक्ट लेते हो। तो मेडिटेशन इज लाइक दैट, वो आपको प्रिपेयर कर रही है आने वाले दिन के लिए कि अच्छी बुरी हर तरीके की खबर आपको मिलेगी, तो उसको कैसे, जो बोलते ना जोर का धक्का धीरे से लगे तो वो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करती है। और ये भी अच्छा रहेगा कि अगर आप सोने से पहले भी कर सकते हो, क्योंकि लोगों को नींद नहीं आती है आजकल, हाँ, बहुत प्रॉब्लम है लोग। नींद नहीं आती है और सपने बहुत आते हैं। तो सपना आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपके दिमाग में सपने चल रहे हैं बहुत, इसका मतलब आपका माइंड कॉन्स्टेंटली चल रहा है, राइट? सो जो डीप स्लीप होती है ना, यू विल रिमेम्बर कि डीप स्लीप में कभी सपने नहीं आते। हाँ। आप बस पूरे रेस्ट के स्टेट में होते हो, आपका माइंड रिलैक्स है, और बहुत ही रेयर लोगों को आज के टाइम पे हो पाता है। तो सोने से पहले अगर आप मेडिटेट करते हो तो आपके दिन भर के जो भी थॉट्स होते हैं आप उनको सबसाइड कर देते हो। उसके बाद आप सो के देखना, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आपको फील होगा। मैंने ये कभी नहीं सुना कि जैसे आपने बताया कि सपने आते हैं तो आपका माइंड कहीं ना कहीं रिलैक्स नहीं है। ये मैंने बहुत पहली बार ही सुना है ऐसा। बल्कि लोग को तो कहते हैं सपने आ रहे हैं तो अच्छा है, और हर सपने का मीनिंग निकाल रखा है उन। ये लोगों को अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, पर देखिए जब भी हम योग की बात करते हैं तो उसमें अवस्थाएं होती है। जैसे अभी हम जगे हैं तो इसको जागृत अवस्था बोलते हैं। इसके बाद होती है सुषुप्ति, जिसमें हम सोए होते हैं, अवेयरनेस नहीं होती है। उसके बाद होती है स्वप्न अवस्था, जिसमें हमारे सपने, सॉरी, सुषुप्ति से पहले होती है स्वप्न अवस्था, जिसमें हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है बट हमारा माइंड चल रहा है, तब हम सपने देखते हैं। उसके बाद आती है सुषुप्ति की अवस्था, जिसमें हम सोए होते हैं, लाइक वी आर इन डीप स्लीप। उसके बाद जो फाइनल स्टेट होता है उसको बोलते हैं तुरिया अवस्था। तुरिया इज वेयर आपकी बॉडी भी रेस्ट पे है, माइंड भी रेस्ट पे है, पर आप अवेयर हो। अच्छा। आपको पता है कि आपका शरीर सोया हुआ है। सो पूरी प्रैक्टिस योगा में ये स्टेजेस आते हैं। जब आप योगा प्रैक्टिस करने लगते हो तो आप ऐसे स्टेट में पहुंच सकते हो जहाँ पे आप सोए तो हो लेकिन आप जान रहे हो कि आप सोए हो। सोए हो। अभी हम बेहोशी में सोते हैं, हाँ। तो अभी हम सेकंड स्टेज पे हैं। जागृत में तो अभी जब हम जगे हुए हैं, कॉन्शियस हैं, राइट? अच्छे से। स्वप्नावस्था कि हम, बॉडी तो सोई हुई है पर माइंड चल रहा है, एंड दैट इज व्हेन वी सी ड्रीम्स। हाँ। तो हमें ड्रीम्स से आगे बढ़ना है कि जहाँ पे हमारे ड्रीम्स भी खत्म हो जाए। तो ऐसा भी होता है क्या कई बार जो लोग दिन में सोते हैं, जैसे रात की नींद और दिन की नींद अलग अलग होती है, कई बार दिन में भी सपने आते हैं और कई बार रात में सपने आते हैं बट दिन में बहुत डीप स्लीप आती है, तो उसका ऐसा कुछ दिन और रात से कुछ इम्पैक्ट पड़ता है उसमें? देखिए, बेस्ट तो ये होता है कि रात सोने के लिए होती है, दिन फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए होती है। बट इट डिपेंड्स कि अब जिसके पास काम नहीं, आप देखो कभी भी आप बैठे रहोगे ना तो दोपहर की नींद हमेशा लेथार्जी में आती है, आलस में, और ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी टायर्ड है। और जब रात की नींद आती है तो वो बिल्कुल बॉडी एकदम चूर हो चुकी है, नाउ इट नीड्स रेस्ट, तो उसकी वजह से रात की नींद आती है। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप रात को सो, दोपहर में आप मे बी यू कैन टेक सम पावर नैप की 15-20 मिनट्स ले, बट दोपहर में लंबा सोना आपकी हेल्थ के लिए और खुद के लिए भी इट डज नॉट वर्क वेल। वाई? आप दोपहर में सो गए, फिर आपको रात को देर से नींद आएगी, फिर आप सुबह देर से उठोगे, और फिर आपका जो पूरा साइकिल है वो ऐसा चलता रहेगा। वो पूरा साइकिल बिगड़ तो जाता जब भी आपको या किसी को भी दोपहर में नींद आने लगती है ना, तो वो एकदम से अगर कुतली एक्टिव हो जाए ना तो दे विल सी कि नींद भी गायब हो जाएगी। ये मेरे साथ खुद बहुत होता है कि कई बार दोपहर में जैसे नींद आने लगे, बैठे हुए नींद आने लगे, तो मैं कुछ एक काम एकदम से सोच लूंगी, एंड द मोमेंट उस काम पे मैं एंगेज हो जाती हूँ तो नींद चली जाती है। तो ये कारण यही है कि वो बैठे बैठे आलस के कारण, लेथार्जी के कारण वो नींद आती है। मेडिटेशन के साथ साथ एक और बहुत फेमस वर्ड है जिसे हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। आजकल तो बहुत ज़्यादा चलता है, हर दूसरा बंदा मैनिफेस्टेशन की बात करता है। तो क्या मैनिफेस्टेशन से सोचने से होता है या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक भी है? अ, देखिए, मैनिफेस्टेशन काम करता है, ये आप तभी बोल पाएंगे जब आपने एक्सपीरियंस किया। मैंने अपने जीवन में कुछ चीजें एक्सपीरियंस करी है प्योरली बेस्ड ऑन मैनिफेस्टेशन। इट इज़ अ वेरी सिंपल साइंस, बहुत ही सिंपल साइंस है, क्योंकि हम वहां तक कर नहीं पाते, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, और बहुत ही सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल बेस्ड है। तो इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि होक्स है, पर
मैनिफेस्टेशन के बेसिस पे ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। हम जैसे बोलते हैं जो कि आइंस्टाइन ने एक थ्योरम दिया था, E=mc²। इसका मतलब क्या है कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो ऊर्जा है, एनर्जी है, राइट? और उस एनर्जी का आई थिंक आई डोंट नो द एग्जैक्ट परसेंटेज, पर ऑलमोस्ट 99% ऑफ द यूनिवर्स इज इनविजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते। और जितना हमको विजिबल है वो हार्डली 1% के अंदर आता है। तो आप, मैं, तारे, ब्रह्मांड, ये धरती, ये सब कुछ उस 1% के अंदर आ रहा है। तो आप जिसको हम ब्लैक स्पेस बोलते हैं या ब्लैक एनर्जी बोलते हैं, डार्क एनर्जी बोलते हैं, वो इनविजिबल है। और जितना भी मैनिफेस्टेड है उस अनमैनिफेस्ट से आता है, उस इनविजिबल से आता है। चलिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब बाहर बहुत तेज धूप हो रही है, मैं अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दूँ, उसके नीचे जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो जल जाएगा, राइट? तो मैनिफेस्टेशन इज जस्ट लाइक दैट। पूरी ऊर्जा ब्रह्मांड में अवेलेबल है। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको उस ऊर्जा को एक जगह फोकस करना है। जहां पे आप फोकस करोगे वहां पे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अभी वो अनमैनिफेस्ट में है, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया एंड इट विल मैनिफेस्ट। इट्स अ वेरी सिंपल साइंस। बट ये डिफिकल्ट क्यों होता है मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि वी डोंट हैव चार्ज ऑफ आवर माइंड, वी डोंट हैव चार्ज ऑफ आवर एनर्जीज। हमारी एनर्जी हर दिशा में घूम रही है। जो हमें 5 सेंसेस मिले हैं ना, वो 5 डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। एक मेरे दिमाग में कोई थॉट आता है, फिर मैं कुछ और चीज़ देख लेती हूँ, मैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, फिर मेरा थॉट उस जगह चला जाता है। फिर मैं कुछ और नई चीज़ देख लेती हूँ, तो मैं अब इसको भी भूल जाती हूँ, मैं उस जगह चली जाती हूँ। तो वी डोंट नो कि हम एक्चुअल में क्या चीज़ चाहते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ पे अपनी एनर्जी को फोकस करोगे तो इट इज़ बाउंड टू मैनिफेस्ट। वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। जो हमने एक बहुत पहले मूवी आई थी, उसमें डायलॉग सुना था ना कि जिस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो दैट इज़ व्हाट मैनिफेस्टेशन इज। आपको अपनी एनर्जीज को फोकस करना पड़ेगा, पर एनर्जीज आप तब फोकस कर पाओगे जब आपका माइंड कंट्रोल में है। उसके लिए आपको योगा करना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें घूम फिर के मेडिटेशन और योगा तक आ जाता है। बिल्कुल। सो एक डायलॉग है ना कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, या जो सोचोगे वही पाओगे। बिल्कुल। तो ये सिर्फ डायलॉग ही है या सच में ऐसा होता है? आप देखिए, चलिए बहुत क्विक सा एग्जांपल दे देती हूँ, बहुत ही रिलेटेबल सा। हम इंस्टाग्राम में जो चीज़ देखते हैं, हमारे पास उसी तरीके की चीज़ आने लगती है, हाँ, राइट? बिल्कुल। और लाइफ में भी ऐसे ही होता है। हमारे जिस तरीके के विचार होते हैं, हम उसी विचार के लोगों के साथ रह सकते हैं। हुँ, अगर किसी के डिफरेंट विचार होंगे, चाहे तो हमसे बेटर हो सकते हैं या हमसे बुरे हो सकते हैं, पर हम उसके साथ ज़्यादा देर रह नहीं पाएँगे। वो एक क्लैश सा रहता ही है। बिल्कुल। तो इसीलिए आपको जैसे लोग चाहिए, जैसे अपने सराउंडिंग चाहिए, आपको उस तरीके का बनना पड़ेगा। आपको वो विचार अपने अंदर लाने पड़ेंगे, आपको उसके हिसाब से खुद को मोल्ड करना पड़ेगा। अब जैसे हम बोलते हैं कि पार्वती ने शिव के लिए तपस्या करी थी, तो वो तपस्या क्या था? वो अपने को उनके लिए तैयार करते थे। तो ये सबके जीवन में अप्लाई होता है कि हम जैसा सोचेंगे, जैसे विचार रखेंगे, वैसी ही चीज़ें हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते रहेंगे। किसी के लिए बुरा करके देखो आप खुद जो उसका पेन होता है ना, आप खुद उससे सफ़र करने लगोगे। इफ नॉट इन दैट मोमेंट तो अगले मोमेंट, अगले मोमेंट तो वो घूम फिर के आ जाता है हमारे पास। कहीं न कहीं गिल्ट बन जाता है अंदर। गिल्ट बन जाता है, या जैसा आपने किया कोई और आपके लिए ऐसा कर देगा, फिर आप रिलेट कर पाते हो। हाँ, कि मैंने भी ऐसा किया था शायद इसीलिए। हाँ, तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये बूमरैंग की तरह काम करता है। आप जो बाहर देते हो वो घूम के आपके पास आएगा। आपके पास आता है। ये तो रियलिटी है। एक्सपीरियंस तो मैंने भी बहुत बार किया है ये चीज़। मैं एक आपको इसी से रिलेटेड बताता हूँ। ये बहुत साल पुरानी बात है। आई थिंक 2011-12 की बात है। मैं बहुत छोटा था। तो हुआ क्या, मैं एक मोची के पास गया था शूज़ ठीक कराने। तो मैंने उसे 100 का नोट दिया और 50 का नोट दिया। तो उसको लगा कि मैंने 100 का दिया है। 20 रुपए उसने काटने थे और उसने मुझे 80 रुपए वापस कर दिए। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने वो 80 रख लिए उस समय। उस समय ठीक है, समझ नहीं थी। राइट। तो अगले ही दिन मॉर्निंग में मेरा वॉलेट गुम गया ऑफिस में। वाओ! वो पैसे भी गए, डॉक्यूमेंट्स भी गए, और मुझे इतनी जल्दी रियलाइज़ हुआ वो, और मैं घर आते ही सबसे पहले उसको मैं पैसे वापस करके आया कि भैया आपने कल मुझे 50 रुपए ज़्यादा दे दी। तो मतलब उस दिन के बाद से आज तक वो चीज़ ना दिमाग में इतनी छप सी गई है कि भाई अगर गलत करोगे
देखो मुझे तो पता था ना कि उसने हाँ। ज़्यादा दिए, तो बिल्कुल। अगर मैं चाहता तो मैं उसी समय देता। मे बी हो सकता है वॉलेट किसी और रीज़न से घूमा, राइट। मेरी लापरवाही से घूमा, बट वो दिमाग में बैठ गया कि यार मैंने कल उसके साथ गलत किया था। देखिए ब्रह्मांड इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि यहाँ पे सब जुड़ा हुआ है, हर एक चीज़ जुड़ी हुई है। अगर प्लांट्स नहीं है तो हम नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, राइट? तो हम जो भी देंगे वो घूम फिर के हमारे पास आएगा। बिल्कुल। सो अब मैम थोड़ा-सा हम चलेंगे अपने इंडियन कल्चर के बारे में जानने के लिए। तो जो हमारे इंडियन कल्चर में है ना कि दिया जलाना, घंटी बजाना, तो इसका कोई साइंटिफिक या स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है क्या हमारी लाइफ में? देखिए दीपक, आपने देखा होगा हर कल्चर में हम एक बात करते हैं कि एक ज्योति प्रज्वलित करने की। हुँ। हमारे भारतीय कल्चर में अगर हम बात करें तो हम दीपावली मनाते हैं। अगर हम सिख की बात करें तो उनका प्रकाश पर्व होता है। प्रकाश पर्व। अगर हम क्रिश्चियनिटी में भी बात करें तो दे लाइट अ कैंडल, राइट? सो बेसिकली है क्या कि ये एक चीज़ को डिनोट करता है, सिग्निफाई करता है कि हम अभी जो है ना वो अंधकार में है, और लाइट करना मतलब कि वो उस अंधकार को दूर करना। वो अंधकार अज्ञान का है। अज्ञान का इसलिए क्योंकि हम अपने रियल नेचर को पहचानते नहीं है, तो वो अज्ञान है। एंड लाइट को जलाना पहले तो एक सिंबॉलिक इस तरीके से है कि हम उस अंधकार को दूर कर रहे हैं। दूसरा, आप प्रैक्टिकली भी आप ना एक्सपीरियंस करोगे। देखो जब आपको काम करना होता है, लेट्स से आप एक अंधेरे डार्क रूम में बैठो और वहीं आप एक ब्राइटली लिट रूम में बैठो कि सनलाइट आ रही है, बाहर नेचुरल लाइट आ रही है, तो यू विल फील द डिफरेंस। हाँ, बिल्कुल। आप एनर्जाइज रहोगे, एक्टिवेटेड रहोगे, एंड यू विल फील हैप्पी ऑल्सो, है ना? आप जब अंधकार में बैठे रहते हो तो आप थोड़े अपने लेजीनेस में या अपने आप अंदर घुसते जाते हो। लाइट मतलब बाहर निकलना, खिलना। तो जब हम दीपक जलाते हैं तो वो कुछ एक सर्टेन टाइप की एनर्जीज रिलीज करता है। और मैं एक चीज आपको बताऊंगी कि द काइंड ऑफ ऑयल यू आर यूजिंग, क्योंकि हम हमेशा वी डोंट लाइट कैंडल्स, हम दीपक जलाते हैं, राइट? तो दीपक कभी घी का होगा, कभी तिल के तेल का होगा, कभी सरसों के तेल का होगा, कभी कोकोनट ऑयल का होगा। तो द काइंड ऑफ ऑयल यू आर यूजिंग उस पे भी डिपेंड करता है वो किस तरीके की एनर्जीज किस रिलीज कर रहा है, किस तरीके का ऑरा आपके अराउंड बना रहा है। तो डेफिनेटली इट इज नॉट ओनली सिंबॉलिक, ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, इसका प्रैक्टिकली भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। उस चीज, उस एक्ट को करते समय आपके अंदर एक सर्टेन सेंस ऑफ जॉय आने लगता है द मोमेंट। और आप जो भी चीजें आपके जीवन में हो रही है ना, देखो मैं ये नहीं बोलती कि चीजें आपकी लाइफ में सब अच्छी होने लगेंगी। अच्छी बुरी जैसी भी हो रही है ना, आप उनको एक भाव से रख के उस जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसके थ्रू जाने की आपके अंदर शक्ति आ जाती है, हिम्मत आ जाती है, हुँ। राइट? तो दीपक जलाना एक सिर्फ कल्चरल ये नहीं है कि अच्छा हम सर्टेन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, पूरी साइंस है उसके पीछे। आप एनर्जी एक्टिवेट कर रहे हो, आप आह्वान कर रहे हो किसी उस तरीके की एनर्जीज को बुला रहे हो। ओके। तो ऐसा कुछ आप बता सकते हैं जैसे आपने बताया कि ये हर ऑयली का एक अलग ऑरा है। तो आप बता सकते हैं कौन-सा ऑयल एक किस तरीके का इमोशन ट्रिगर करता है बोल लो या कि किस तरीके का ऑरा क्रिएट करता है? देखिए मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि कौन कौन से ऑयल्स होते हैं, बट जो मैंने अपने घर में देखा है और थोड़ा बहुत जो गुरुओं से जाना है कि सबसे पहले जो घी का दिया होता है वो कंसिडर किया जाता है सबसे प्योर, सबसे सात्विक। कि जब हम घी का दिया जलाते हैं तो हम अपने अंदर नॉलेज को इनवाइट कर रहे हैं, और नॉलेज मतलब कि इस ब्रह्मांड से एक होना। तो वो डिनोट करता है घी का दिया जब हम जलाते हैं। तो कभी भी आपको सरस्वती पूजा करनी हो या आपको अ, अपने काम से रिलेटेड कुछ चीज़ करनी हो तो आप घी का दिया ज़रूर जलाएं। उसके बाद तिल का तेल भी एक सर्टेन टाइप की एनर्जी रिलीज करता है। तिल के तेल बेसिकली आपके अंदर एनर्जीज को एक्टिवेट करता है कि आपको फिजिकल वर्क जब थोड़ा ज़्यादा करना हो तो उस तरीके की एनर्जीज को तिल का तेल इनवाइट करता है। तो ये जो 2 पर्टिकुलर ऑयल्स हैं, ये टॉप मोस्ट लिस्ट में आते हैं जब भी घर में कुछ स्पेशल करने की बात होती है, तो घी का दीपक या तिल का तेल, ये 2 चीज़ें बताई जाती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, बट हाँ, मेरे को ज़्यादा डिटेल उनके बारे में पता नहीं है। अच्छा, हमारे इंडियन कल्चर में ना तुलसी को जल देना और सुबह सूरज को जल देना, तो वो एक बहुत अच्छा माना जाता है। तो क्या इससे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए
पूरी जो धरती है हमारी, इसका सोर्स ऑफ लाइफ है सन। हम्म। अगर सन गायब हो जाए तो वी विल जस्ट बी फिनिश्ड, है ना। तो आप इसको एक ग्रैटिट्यूड मान लीजिए कि हम जो सुबह सूर्य को जल अर्घ करते हैं, तो हम एक तो सोलर एनर्जी ले रहे हैं अपने अंदर। सबको पता है कि विटामिन डी का सोर्स है सर। और आप देखो कि वाटर पॉल्यूटेड हो गया, एयर पॉल्यूटेड हो गई है, एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड हो गया, बट देयर इज वन एनर्जी विच इज नॉट पॉल्यूटेड, सनलाइट। सनलाइट, है ना। तो ये हमारा एक तो ग्रैटिट्यूड देने का तरीका है, दूसरा हम उस एनर्जी को फिजिकली भी ले रहे हैं, सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। ये उस एनर्जी के प्रति हमारा कृतज्ञता है कि हाँ आप उगे। देयर इज नो कमिटमेंट, कोई पेपर साइन नहीं हुआ है कि कल सूरज निकला नहीं है, पर वो निकल रहा है, अपने टाइम से निकल रहा है और रोज निकल रहा है, और पूरे जीवन मेंटेन कर रखा है। तो जो हम जल अर्घ कर रहे हैं, उस एनर्जी को हम इनवाइट कर रहे हैं अपनी बॉडी में। तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का। और आपने देखा ही होगा कि हर एक चीज़ को, देखिए क्या होता है ना कि हम समझते हैं कि जो लाइफ है वो ह्यूमन सेंट्रिक है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस भी शक्ति ने इस धरती को या इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, तो उसने और जीव भी बनाया है। बिल्कुल। और सिर्फ जीव नहीं, पानी बनाया है, पत्थर बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं, पेड़ बनाए हैं, हर एक चीज बनाई है। तो हम एक ह्यूमन लेंस लगा के देखते हैं कि जब हम ह्यूमन लेंस लगा के देखेंगे तो हमें सूरज सिर्फ एक आग का गोला दिखेगा, नथिंग मोर देन दैट। बट भारतीय कल्चर एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे जीवन को समत्वम देखा गया है कि सिर्फ एक पार्ट है जीवन का। ह्यूमंस के अराउंड लाइफ नहीं रिवॉल्व करती है। लाइफ में बहुत चीजें हैं। लाइफ मतलब जीवन एक पेड़ में भी चल रहा है, एक कुत्ते में भी चल रहा है, एक पक्षी में भी चल रहा है, एक पत्थर में भी चल रहा है। बिल्कुल। बस चेतना का स्तर अलग है ना। तो इन सारी चीजों को देख के बनाया गया है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर कॉन्शियसनेस इतनी है, तो हम उस कॉन्शियसनेस से बाउ डाउन करते हैं। हम सर झुकाते हैं कि ये सारी चीजें भी हमारे जीवन को सुगम बना रही है, आसान बना रही है। पेड़ है तब हम जी रहे हैं, पानी है तो हम जी रहे हैं, पत्थर है तो उससे हम अपने घर बना रहे हैं। तो क्योंकि हम इन सबको समझते हैं कि ये भी जीवन है, इसलिए हम उसके प्रति अपना आभार प्रकट करते समझने वाली बात है कि हाँ हमें, और ऐसे तो फिर हमें इस सृष्टि की हर एक चीज़ पे ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, और दिखाते भी है। हमारे इंडियन कल्चर में तो हमने देखा है बिल्कुल। कि वो कहते हैं ना, मैं उनका कुमार विश्वास जी की वो सुन रहा था कथा, तो उनमें उन्होंने कहा कि कहने को कईयों के लिए वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है, लेकिन हमारे लिए तो वो भगवान है, क्योंकि वो आस्था का प्रतीक है। बिल्कुल। तो हम पत्थर की भी पूजा करते हैं, हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, और हम सूर्य की भी पूजा सूर्य की भी करते हैं, जल की भी करते हैं, नदियां हमारी माँ होती हैं। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब इंडियन कल्चर में ही ऐसा देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो इसी के साथ कि हमारे कल्चर में ये सब देखने को मिलता है, तो क्या बिना किसी रिलीजन को फॉलो किए हुए भी क्या स्पिरिचुअल लाइफ जी जा सकती है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हम सोचते हैं कि हम एक सर्टेन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, पर आप देखें तो इसको सनातन धर्म कहा गया है, जो आज के टाइम पे हिंदुइज्म हो गया है। सनातन, और सनातन का मतलब क्या होता है? इटर्नल, जो कि अभी खत्म नहीं होगा। तो इटर्नल क्या है? जो नेचर के हिसाब से वो इटर्नल है, जो कॉस्मिक लॉ के हिसाब से वो इटर्नल है। तो उसके लिए आपको हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम बनने की जरूरत नहीं है, क्रिश्चियन, कुछ आपको अलग से बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेचर के हिसाब से चलोगे तो आप सनातन हो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पेड़ भी सनातन है, पक्षी भी सनातन है, कीड़े भी सनातन है, हवा पानी सब सनातन है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मांड के नियमों के हिसाब से चल रहा है। तो रिलीजन डिफरेंट चीज है। रिलीजन है मजहब, जहाँ पे एक सर्टेन सेट ऑफ लॉज आ जाते हैं जो कि इंसान ने खुद बनाए हैं, एक सर्टेन बुक आ जाती है, एक सर्टेन रिचुअल्स आ जाते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस करने ही करना है, तो वो मजहब हो जाता है। और धर्म और मजहब दोनों अलग चीजें हैं। धर्म इस लोगों को लगता है कि धर्म की हम बात कर रहे हैं तो हम रिलीजन बोल रहे हैं। धर्म रिलीजन नहीं होता। धर्म होता है आपको गिवन मोमेंट में क्या करने की जरूरत है, व्हाट इज राइटियस, व्हाट नीड्स टू बी डन, दैट इज धर्म। इसलिए इसको सनातन धर्म बोलता है कि, और ये चेंज होता रहेगा, कोई फिक्स लॉ नहीं है इसका, ये चेंज होता रहेगा।
नेचर का तो लॉ ही है बदलना। बिल्कुल, और इसी वजह से इतने हज़ारों सालों से ये एग्ज़िस्ट कर पाया है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, सेम नहीं है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो लोग आज की डेट में इतना शोर मचा के बोलते हैं ना कि हम सनातनी हैं, जो आपने बात बोली कि सनातन का मतलब है इटर्नल, और वो उनको नहीं पता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आज के टाइम पे देखिए इवन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हिंदुइज़्म या सनातन धर्म में जो एक सबसे प्यारी बात रही है कि कोई भी चीज़ रिजिड या फिक्स नहीं रही है। हम अपने स्क्रिप्चर्स भी अगर जाके देख लें, तो वो किसी चीज़ को हार्ड एंड फास्ट अप्लाई करने को नहीं बोलते। आप किसी भगवान पे नहीं भी विश्वास करते, तो भी आप हिंदू रहते हो, तो भी आप सनातनी रहते हो। पर क्योंकि एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पे रिलीजियस वॉर हो गई है, तो हमने एक और रिलीजन क्रिएट कर लिया है, जो कि एक्चुअल में रिलीजन है नहीं। अगर सनातन के कोर में लोग जाना शुरू करें, स्पेशली हिंदूज अगर कोर में जाना शुरू करें, तो वो देखेंगे कि कोई फिक्स रूल नहीं है और ये तो रिलीजन ही नहीं है, तो जीने का तरीका है। कैसे ब्रह्मांड चल रहा है, कैसे संसार चल रहा है। अगर हम उसके साथ खुद को अलाइन कर लें, तो हमें अपने को लेबल देने की जरूरत नहीं है। हम बस वो रेस में चले गए हैं। कि हाँ, एक शोर मच रहा है, मुझे उसमें जाना है बस। बिल्कुल, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो खुद को बहुत चौड़ में सनातनी बोलते हैं या हिंदू बोलते हैं या जो बहुत ही रिजिड रहते हैं रूल्स को लेके, वो उनको नहीं पता, उनको सनातन के बारे में नहीं नहीं पता। पता, और ये जानने के लिए शायद वो कोशिश भी नहीं कर। कोशिश भी नहीं करते कि देखिए सबसे प्यारी बात ये है कि जो हमारा कल्चर है ना, भारतीय कल्चर, ये हमेशा इंसिस्ट करता है कि आप सवाल पूछो, किसी चीज को आंखें बंद करके मत फॉलो करो। इसलिए हमारे कल्चर में सीकर्स रहे हैं हमेशा, आदि शंकराचार्य से लेके आप अब तक कि किसी भी गुरु को आप ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने सवाल किया सवाल किया। इसलिए वो जान पाए। गौतम बुद्ध को देख लीजिए, उन्होंने 3 सवाल पूछे कि जो उन्होंने जाते हुए वो आरती देखी, तो उन्होंने 3 सवाल पूछे कि बूढ़ा देखा, एक बीमार देखा और एक मरा हुआ इंसान देखा। तो उनके अंदर सवाल आया, उन्होंने सवाल पूछा और उस सवाल ने उनको इतना बेचैन कर दिया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उसके पीछे लगा के आत्म को जान पाया, है ना? तो ये हमारा कल्चर है कि आपको चीज़ों को आंखें बंद करके नहीं विश्वास करना। आपको सवाल अब जब हम सवाल करने की बात करते हैं ना, तो लोग सवाल करते हैं कि दूसरी चीज़ को मॉक करने के लिए, जानने के लिए नहीं। नहीं, आप देखिएगा, ये इतना कॉमन ट्रेंड हो गया है, किसी को नीचा दिखाना है या किसी की बात को काटना है, तो सवाल किए जाते हैं। सवाल किया जाता है। अगर इंसान खुद के जानने के लिए सवाल करने लगे ना, तो वो ज़रूर पहुँचेगा बिल्कुल, उसके एंड तक। कुछ सीखना डिफिकल्ट है ना, दूसरे पे सवाल उठाना बहुत आसान है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सीखने के लिए ना आपकी ऊर्जा लगेगी, आपका समय लगेगा, आपका इन्वॉल्वमेंट लगेगा। वो लोग देना नहीं चाहते हैं। उनको बस दूसरे पे सवाल उठा देंगे, अब वो अपनी सफाई देता रहे, हमें कुछ नहीं सीखना, हमें कुछ नहीं करना। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पहले मैनिफेस्टेशन की बात की थी, तो एक पॉइंट आया मेरे दिमाग में कि क्या नेगेटिव लोग मैनिफेस्टेशन को रोक देते हैं? मतलब अगर मेरे आसपास नेगेटिव लोग हैं और मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करना चाह रहा हूँ, तो क्या वो जो नेगेटिव लोग हैं वो मेरी मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल करके या रोक सकते हैं? देखिए आप मैनिफेस्ट सिर्फ़ अपने लिए कर सकते हैं। आप किसी दूसरे इंसान के विचार नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि उसकी भी फ्री विल है। ना? अगर आप नेगेटिव लोग का मतलब ये है कि जो लोग आपके लिए बहुत क्लोज हैं बट वो उनका नेचर नेगेटिव है और उनके आपके जीवन में होने से आपको इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, तो डेफिनेटली आपके मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं हैम्पर होगी। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी उन लोगों को डील करने में जा रही है। बट अगर आप इतने ज़्यादा स्टेबल हो कि उनकी एनर्जीज आपको नहीं इफेक्ट करती या उनका आपके जीवन में या आसपास होना आपको नहीं इफेक्ट करता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आपको ये देखना है कि आप कितने अपने कंट्रोल में हो और आप सिर्फ अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप दूसरे के थॉट्स या उसके विचार या उसकी इच्छाएं नहीं आप मैनिपुलेट कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी फ्री विल है और उसकी भी फ्री विल है। मे बी आप ऐसा चाह रहे हो कि किसी को, लेट्स से आप किसी के लिए कुछ बुरा करना चाह रहे हो, पर उसकी भी फ्री विल है, राइट? हाँ। और वो आपस में टकराएंगे, तो क्लैश हो गई। क्लैश होगा, तो वो चीज़ कभी सक्सेसफुली आप कर नहीं पाओगे मैनिफेस्ट।
या करोगे तो वो जैसा हमने बात करी कि जैसा आप किसी के लिए सोचते हो, या देखो विचार भी ना कर्म होता है। हमें ऐसा लगता है कि फिजिकली करेंगे वो कर्म, विचार भी आप किसके लिए कैसा विचार कैरी कर रहे हो, आप अपने लिए कर्म बना रहे हो। सोच के गलत सोच तो काम तो गलत कर्मा ही होगा, क्योंकि उस सोच के पीछे अगर आपको वो जो आप सोच रहे हो और वो करने का मौका मिल गया तो आप गलत ही तो करोगे, बिल्कुल आप सही तो करोगे नहीं, क्योंकि आपके विचार ही गलत चल रहे बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसी लाइफ में एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम्म। अच्छा, कई बार कर्मा की बात छेड़ी तो मेरे दिमाग में आया कि हम बात करते हैं ना कि मेरे पिछले जन्म के कर्म है जो अभी भुगतने पड़े, तो ऐसा साइकिल में भी हो सकता है, आप जानते हो या नहीं, बट ऐसा क्यों चलता है साइकिल कि इस जन्म के कर्म मुझे इसी समय निपटा दो ना, वाई कैरी फॉरवर्ड अवे। देखिए पता है क्या होता है कि कर्म को लेके मैं थोड़ा सा डीप इसमें जाऊंगी। तो कर्म को लेके हमारे बहुत मिसकॉन्सेप्शंस है। पहले तो हमें ऐसा लगता है कि कर्म कोई गलती की सजा मिलना है, या किसी कुछ अच्छा कर दिया उसका फल मिलना है। ऐसा नहीं होता। कर्म ना हमारे जीवन का बेसिक स्ट्रक्चर है। हम अगर इस बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, इट इज ओनली बिकॉज कर्म है। अगर हमारे सारे कर्म खत्म हो जाए, मिट जाए, तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वी विल जस्ट लीव दिस बॉडी, राइट। तो ये हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जिसपे लाइफ सरवाइव करती है। अब कर्म 3 टाइप के होते हैं, कुछ जो हम तुरंत भुगतते हैं, कुछ जो हम आगे भुगतेंगे, और कुछ जिनको पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो 3 टाइप के जो कर्म होते हैं, सबसे पहले होता है हमारा संचित कर्म। तो जब हमने शायद अपना पहला कोई जन्म लिया होगा, वहां से लेके अब तक के हमारे जितने हमने कर्म बनाए हैं, वो एक काल कोठरी में बंद पड़े हैं, उसको संचित कर्म बोलते हैं। उसके बाद आते हैं, अब इन संचित कर्म में से हमें थोड़े से कर्म अलॉट कर दिए जाते हैं। मतलब आप इसको एक करेंसी की तरह समझ लो कि मुझे कहीं ट्रिप पे जाना है तो मैं थोड़े पैसे लेके जाऊंगी, राइट। तो मेरे घर में जो पैसे रखे थे उसमें से थोड़े निकाले लेके गए। तो अब हम जो इस लाइफ में आए हैं, इस बर्थ हमने लिया है, ये हमारी ट्रिप है जिसपे हम वो करेंसी लेके आए हैं कि ये कर्मा हमको दे दिए गया है। उसको बोला जाता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म हम इस जन्म में भुगतते हैं। तो पिछले हमने जो भी संचित किए थे, ये जीवन हमारा प्रारब्ध। आपने सुना होगा कई बार कि प्रारब्ध से तू क्यों डरे। तो ये हमारा प्रारब्ध है, जो एवरी सिंगल सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं वो इसलिए है, वो हम अपना प्रारब्ध लेके आए। द मोमेंट आपके प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, आपका ये जीवन खत्म है। ओके। पर हम कभी ऐसा कर नहीं पाते हैं। आई विल टेल यू व्हाई। इसके बाद तीसरा होता है आपका आगामी कर्म। जो तो आप आज जो काम कर रहे हो, इसका कर्म बन रहा है और इसके फ्रूट्स आपको आगे मिलेंगे। अच्छा, वो होता है आगामी कर्म। हम लाइफ को अपने 60 70 80 साल के उसमें देखते हैं, पर लाइफ ना इतनी छोटी नहीं है। आप देखो 14 मिलियन पुराना तो हमारा ये यूनिवर्स है ना। 14 बिलियन से भी पुराना हमारा यूनिवर्स है। तो आप सोचो जीवन कितना बड़ा होगा, कहाँ से चल रहा होगा। और हमने ये भी जाना है कि ये आत्मा बार बार जन्म लेती है। जन्म लेती है। तो हमने कहाँ से शुरू किया हमें याद ही नहीं है। अब हमारे ये कर्म खत्म क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है। हम अनकॉन्शियसली चीजें कर रहे हैं। किसी ने आपको एजिटेट किया तो आपको गुस्सा आ गया, आपने कर्म बनाया। ये आपने अभी कर्म बनाया है। आप इसका हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट में, मे बी अगले साल में या 5 साल में या अगले जन्म में आप इसको भुगत ले। वर्कआउट करोगे ना। तो बेसिकली क्योंकि हम अनकॉन्शियसली काम कर रहे हैं, तो हम उन कर्म को कभी खत्म कर ही नहीं पा रहे। और जो पर्पस होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं जितनी भी बातें बोलूँ ना, ये गुरुओं से सुनी हुई है। मेरा खुद का अनुभव नहीं है। मेरा खुद का अनुभव होता तो शायद मैं मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी होती है ना। तो ये गुरुओं की बातें हैं, जो कहते हैं, जिन्होंने अनुभव किया है उनकी बात है कि जो भी हमने कर्म किया है और हमने ये जो जन्म लिया है अपने कर्मों को साफ करने के लिए, टू एंड दी वेयर हाउस। पर हम एंड नहीं कर पाते, हम और बनाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और जिसकी वजह से हमारे जन पे जन चल रहा है। और आपने बचपन से भी सुना होगा कि मोक्ष मिलना है या मुक्ति मिलनी है। तो मुक्ति है क्या? ये जो जन्म और मृत्यु का बंधन है, इसको इस साइकिल को खत्म करना है। क्योंकि आप सोचो ना, अगर मैं आपको बोलूँ इस टेबल के चारों ओर चक्कर लगाओ, आप पहला लगा लोगे, दूसरा लगा लोगे, तीसरा, चौथा, 10वां आने तक आपको ये मैं क्या कर रहा हूँ, 100वां आने तक आपको लगेगा कि व्हाट इज दिस बुलशिट।
तो आपको एक पॉइंट पे लगेगा कि आई वांट टू एंड दिस, मैं क्यों यहाँ पे गोल गोल घूम रहा हूँ। तो सेम इज विद लाइफ ऑल्सो। जब किसी जीव को ये इस रियलाइजेशन पे पहुंच जाते हैं कि ये चक्कर चल रहे हैं हमारे, हम बार बार आ रहे हैं, दे वांट टू एंड इट, तब जो उनकी यात्रा होती है वो इस चक्कर को खत्म करने के लिए शुरू होती है। मुझे बचपन में ना बड़ा वो लगता था जब मैं किसी साधु सन्यासी को देखती थी कि वो चोला ओढ़ के जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग ऐसे क्यों रहते हैं, यहाँ लाइफ में तो इतनी सारी चीजें हैं ना एंजॉय करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, इनको इसमें क्या मजा आता होगा। तो नाउ आई सी कि दे सी कि ये उन्होंने कर लिया है और कितनी बार कर लिया है, नाउ दे वांट टू एंड दिस। तो जब इंसान उस रियलाइजेशन पे पहुंचने लगता है फिर उसकी यात्रा अंदर की तरफ शुरू होती है, देन दे वांट टू एंड दिस। तब वो अपने कर्म काटने खत्म करना शुरू करता है, और कर्म खत्म तभी हो पाएंगे जब हम अवेयर हो पाएंगे। अभी हमारी अवेयरनेस बिल्कुल सो रखी है, बिल्कुल सो रखी है। हम चीज़ों को लेकर रिएक्ट करते हैं, हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो भी हम अवेयर नहीं है। हम अपने थॉट्स में रहते हैं, जो सामने हो रहा है हम उस पर कितना अटेंशन देते हैं, कितना ध्यान देते हैं। बिल्कुल। तो जो कदम, जैसे मेरे नए कदम बन रहे हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से आप अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हो। तो ये किस हद तक सच है ये? देखिए, प्रारब्ध आप नहीं बदल सकते हैं, प्रारब्ध आपका नहीं चेंज हो सकता आप, क्योंकि वो तो आपने एक्यूमुलेट कर लिया है, वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, राइट। बट इस मोमेंट में लेट अस से आपका प्रारब्ध आया किसी एक फॉर्म में, मान लो आपने किसी के लिए कुछ बुरा किया, ठीक है, और अब आप अवेयर हो कि किसी ने आपके लिए कुछ बुरा किया था एंड नाउ दिस पर्सन इज रिएक्टिंग टू यू, उसका रिएक्शन आ रहा है। अब इस मोमेंट में आप या तो और एजिटेट होके उसको रिएक्ट बैक कर सकते हो, या आप अवेयर हो सकते हो कि मेरा कर्म, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, कि ये तो मेरे पे चिल्ला रहा है, ये तो मेरे पे गुस्सा कर रहा है, बट अगर मैं करूंगा तो ये मेरा कर्म बनेगा। इसलिए बोलते हैं ना कि आप जो दूसरा जैसा कर रहा है आप उसको मत देखो, आप अपनी तरह बने रहो। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आप पे अभी अगर चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो वो अपना कर्म बना रहा है। बट अगर आप रिएक्ट बैक करते हो तो आप अपना कर्म बना रहे हो। और जब आप अवेयर हो जाओगे, कॉन्शियस हो जाओगे, तो आपको पता होगा कि इस सिचुएशन को और किस बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो अब जो आपका आगामी था ना वो सुधर गया, आपका जो अगला कर्म बनने वाला था वो आपने यहीं पे रोक दिया। तो प्रारब्ध तो आपको फेस करना पड़ेगा, बट अब आगामी आपके हाथ में है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आगामी मुझे नेक्स्ट जन्म में ही होगा, हो सकता है कि आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद, 1 महीने बाद भी एक बिल्कुल जैसे वो मैंने आपको वॉलेट वाला अपना एग्जांपल बताया, बिल्कुल बिल्कुल वो इंस्टेंट था, वो इंस्टेंट कर्मा जिसे हम बोलते हैं। बिल्कुल। सो मैम, नेक्स्ट सेगमेंट, चक्रास। सबको ना चक्रास के बारे में बहुत एक होता है ना रुचि होती है कि चक्रास क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंपल वर्ड्स में बताइए कि चक्रास क्या होते हैं और ये किस तरह से हमारी लाइफ को या हमारी बॉडी को चलाते हैं। ओके, क्योंकि हम चक्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा इसका बेस क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, फिजिकल बॉडी में चक्रा नहीं होते हैं। हम बॉडी को या खुद को एज अ फिजिकल बॉडी मानते हैं, राइट, बट इसके पीछे लेयर्स होती हैं। जैसे लेट्स से एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है, तो बल्ब तो उसका हार्डवेयर हो गया, राइट, बट इलेक्ट्रिसिटी उसका सॉफ्टवेयर होती है, और जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो वो बल्ब नहीं चलेगा। सो उसी तरीके से हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो इसलिए चलती है क्योंकि उसके पीछे एक सटल बॉडी है जिसको प्राणमय कोश बोलते हैं, जहाँ से प्राण आते हैं। वो प्राण इस शरीर का संचालन करता है। वो सटल बॉडी होती है, फिजिकली आप उसको नहीं देख सकते, राइट, बट वो उतनी ही रियल है जितनी एक बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो चक्रा होते हैं, ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी बॉडी है, ये एक सर्टेन पाथवे में मूव करती है। जैसे हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, राइट, तो नर्व्स डिफरेंट तरीके से मूव करती है। उसी तरीके से एनर्जी बॉडी में एनर्जी एक सर्टेन पाथवे लेती है और उस पाथ में फॉर्म चलती है। इस पाथ के सर्टेन क्या बोल सकते हैं, लेट मी गेट द करेक्ट वर्ड, बट इसके कुछ चैनल्स आते हैं। लेट्स से पूल ऑफ एनर्जी आते हैं, एनर्जी मूव कर रही है। जैसे मान लो एक नदी है, नदी बह रही है, कहीं पे क्या होगा, एक बड़ा सा पूल बन जाएगा, या झरना है, झरना बह रहा है, बहता जा रहा है कहीं से, पहाड़ों पे आपने देखा होगा कहीं पे बड़ा पूल बनेगा जाता है,
फिर कहीं से पतला होता हुआ जा रहा होगा, बट ऐसे बीच बीच में बड़े बड़े पूल आते हैं, राइट? सो अब ये जो एनर्जी हमारी बॉडी में बह रही है, इसके बीच में पोल्स आते हैं। ये पोल्स होते हैं चक्रा। ओके। यहाँ पे एनर्जी बहुत डेंस फॉर्म में आपको मिलेगी एंड इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। लोगों को 7 चक्रा के बारे में पता है, बट हमारी बॉडी में 114 चक्रा होता है। अच्छा। 7 चक्रा बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड होते हैं। वैसे तो फिजिकली नहीं होते हैं, बट अगर मैं फिजिकली उसको लोकेट करने की कोशिश करूं तो वो स्पाइनल कॉर्ड के अलाइनमेंट में आएंगे। सो ये चक्रा आपकी एनर्जीज को डायरेक्ट कर रहा है, और जिस चक्र में आपकी एनर्जी डायरेक्ट होगी वहाँ पे उससे रिलेटेड सर्टेन थॉट्स होते हैं, उससे रिलेटेड सर्टेन टेंडेंसीज होती हैं। आपका सारा फोकस उन्हीं जगह पे रहेगा। या ऐसे भी बोलते हैं कि अगर आपके चक्र ब्लॉक्ड हैं तो उस चक्र से रिलेटेड जो भी टेंडेंसीज होती हैं, जो भी आपके फिजिकल फंक्शनिंग होती है या इमोशनल फंक्शनिंग होती है, उसमें आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो जब वहाँ पे एनर्जी ब्लॉक्ड है। आप मान लो पानी बह रहा है कहीं से, ठीक है, अब ये एनर्जी चैनल है, इसमें कुछ ब्लॉकेज आ गया तो वो पानी आगे मूव ही नहीं कर पाएगा, एनर्जी आगे मूव ही नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हमको आने लगेंगी। सो 7 चक्रास जो हमारे होते हैं, रूट चक्रा, मूलाधार जिसको बोलते हैं, और हमारा जो जीवन होता है वो मूलाधार से शुरू होता है। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हमारी एनर्जीज यहाँ पे सेंटर्ड होती है। उसके बाद स्वादिष्ठाना, फिर मणिपुरा, फिर हार्ट सेंटर, अनाहत चक्रा, विशुद्धि चक्रा, आजना चक्रा और सहस्रारा। जिस मनुष्य की सारी शक्तियाँ सहस्रारा पे आ जाती है उसको हम एनलाइटेंड बीइंग बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। एंड देन उन मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति, वो ये बॉडी छोड़ देता है। तो योगा की जो प्रैक्टिस होती है वो होती है कि आप अपने सबसे निचला जो आपका चक्र है वहाँ से अपनी एनर्जीज को ऊपर की तरफ डायरेक्ट करो। जैसे आपने बताया कि जिस चक्र में ब्लॉकेज आ जाती है वहाँ से एनर्जी फ्लो नहीं होती, तो आपने बहुत सारे आपके क्लाइंट्स हैं जो आपसे योगा सीखते हैं, तो आपने कभी ऐसा नोटिस किया कि कौन से ऐसे मेन चक्रास है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आज की डेट में लोगों को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ब्लॉकेज आ रही है? देखिए बहुत ही ऑनेस्ट लेवल पे मैं आपको जवाब दूंगी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ चक्रा। और मैं ये भी बोलूँगी, जो लोग फिजिकली भी जो लोग क्लेम करते हैं ना कि आपको बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे, हम चक्रा हीलिंग करते हैं, इवन दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट चक्रा। अच्छा। उन्होंने, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किताबों से पढ़ के आप नहीं कर सकते। आपको एक मास्टरी होनी चाहिए अपनी खुद की एनर्जीज पे, और जब तक आपकी खुद की एनर्जीज पे मास्टरी नहीं है आप दूसरे को देख के बता ही नहीं सकते हो। लोग बहुत तरीके की फिजिकल लेवल पे एनर्जीज, अगर मैं किताबों को देख के पढ़ के बताऊं तो हम देखते हैं कि आजकल लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको स्पेशली फॉर फीमेल्स इफ से दे हैव पीरियड इश्यूज, मेंस्ट्रुअल हेल्थ इश्यूज, राइट? सो ये इश्यूज तब आते हैं जब आपका मूलाधार चक्र और आपका स्वादिष्ठाना ब्लॉक होता है या वहाँ से एनर्जी फ्लो नहीं कर पा रही है। तो ऑन बेसिस ऑफ बुक्स आई कैन टेल दिस, बट ऑन एन एक्सपीरियंशियल लेवल कि अगर मैं किसी को देख के बता पाऊँ कि इसके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट। ये बात सही है। आजकल तो हम इतनी रील्स इतना देखते हैं कि ऐसे चक्रास हम खोल देंगे और देखिए बहुत ही हैंडफुल ऑफ पीपल, हम शायद उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतने लोग होंगे पूरी दुनिया में जिनको इनका एक्चुअल नॉलेज होगा। तो बट इंस्टाग्राम पे इतने मिल जाएंगे कि आप गिन नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है वाला है ना, तो क्योंकि वो ट्रेंडिंग है तो पीपल स्टार्ट स्पीकिंग ऑन दिस। तो मैं ज़्यादा इस पे बात भी इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अपने ही जीवन का नहीं पता, तो मैं किसी और के चक्र के बारे में क्या ऐसे होगा। डेफिनेटली सिम्टम्स को देख के आप गेस कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग, राइट? बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके, लेट्स से यू हैव सर्टेन पास्ट कर्मास व्हिच आर नाउ कमिंग अप। वो भी हो सकता है। हाँ, पर उसके लिए आपको उसका मास्टर बनना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम बेसिक नेचर जानना चाहे चक्रास का, बेसिक क्या मतलब उनके इम्पैक्ट्स क्या रहते हैं बॉडी पे, उतना हम डिस्कस कर सकते हैं। तो रूट चक्र जो होता है वो बेसिकली इंसान में क्या, अगर रूट चक्र ब्लॉक है तो क्या बदलाव लाता है, किस तरह का उसका नेचर रहता है, कुछ ऐसा बता पाए? देखिए रूट चक्र अगर ब्लॉक है तो जैसे मैंने आपको बोला कि कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ से लाइफ फॉर्म होती है, ओरिजिनल होती है, राइट? बट अगर वहाँ पे एनर्जीज डोमिनेंट है कि आपका सारा फोकस ही एनर्जी का उसी जगह पे है, तो इंसान एनिमलिस्टिक नेचर का हो जाता है।
उनकी टेंडेंसीज विल बी ओनली टू प्रोक्रिएट एंड टू सर्वाइव। सिर्फ प्रजनन और सर्वाइवल उनका फोकस रहता है, क्योंकि एनर्जी वहीं पे डोमिनेंट है, वहां से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। एनर्जी हैज टू मूव, है ना। तो रूट चक्रा के साथ ये सारी चीजें एसोसिएटेड है। अगर ब्लॉक है तो प्रॉब्लम है, और अगर डोमिनेंट एनर्जी वहां पे तो भी प्रॉब्लम है। और जो आपके नीचे के 3 चक्र होते हैं, रूट चक्रा, स्वादिष्ठान और सोलर प्लेक्सस, तो आप बहुत ही ह्यूमन लेवल पे हो। अभी आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान गया ही नहीं है। जैसे आपकी एनर्जी अगर, या इट इज वाइस वर्सा, अगर आप थोड़े स्पिरिचुअल होने लगोगे तो भी आपकी एनर्जीज ऊपर की तरफ मूव होनी शुरू होती है। तो जो ऊपर के 3 चक्र होते हैं वो आपके स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस के इंडिकेटर्स हैं। और जो आपका 7 चक्र होता है, दैट मीन्स यू डोंट हैव टू नाउ स्टे इन द बॉडी। फिर वो तो एनलाइटनमेंट होता है, पर इट्स वेरी, ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड साधना वहां तक पहुंचने के लिए। हम्म, ऐसा भी होता है जो जो हमारा सबसे मेन चक्र है, सबसे 7 चक्र जिसे हम कहते हैं, कभी मतलब मैंने सुना है, नॉट श्योर ऐसा One होता more हो। interesting thing, sorry for interrupting in between, that I want to tell you about, कि जब इंसान के प्राण छूटते हैं ना, तो इन 7 में से एक चक्र से निकलता है। हम्म, और कौन से चक्र से आपके प्राण निकले हैं ना, वो डिसाइड करता है आपका अगला जन्म। तो इसको हम कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन से चक्र से इसके पास? ऐसे बोलते हैं कि एक ब्रेकेज होती है उस एरिया में। अच्छा। एंड कुछ गुरु होते हैं जिनकी चक्रास पे मास्टरी होती है, वो भी देख के बता सकते हैं। बट मैंने घर पे जो सुना है, जो उन्होंने बताया है, कि हल्की सी, बहुत ही माइन्यूट सी ब्रेकेज होगी। मेरी आई थिंक कुछ दिन पहले मेरे घर पे मेरी मम्मी से ऐसी बात हो रही थी, तो उनके गांव में कोई तो थे, वो उनके बारे में बता रही थी कि उनके प्राण सर से निकले थे। एक बहुत ही माइन्यूट सा छेद था। मेरा सवाल ही यही था कि कभी ऐसा होता है, आपने कभी सुना हो या एक्सपीरियंस किया हो कि किसी के प्राण, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है हाँ। कि प्राण सर से निकले हैं, हाँ। और अगर 7वां चक्र। हाँ, जिसके सर से प्राण निकलते हैं वो फिर अगला जन्म नहीं लेता, अच्छा। क्योंकि एनर्जी यहाँ पहुंच चुकी है। हम्म, अब उसको और कुछ एक्सपीरियंस करने की जरूरत ही नहीं है। और कहते हैं जो जितने गुरु हुए हैं हमारे हिस्ट्री में, तो उनके मोस्टली ऐसे हुए जिन्होंने अपने आप समाधि ली है, उनका भी ऐसा कहा जाता है कि उनके भी प्राण सर से निकले थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया। और समाधि लेने का मतलब होता है कि आपकी एनर्जीज आपके कंट्रोल में है। आपको समाधि का मतलब होता क्या है बेसिकली, देखो, मरने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम नेचुरल डेथ मरते हैं, या हमें कोई मार देता है, एक्सीडेंटल हुआ या एक्सीडेंटल हो गया। ये 2 तरीके होता है, राइट। या हम खुद को मार लेते हैं। तो वो भी होगा कि बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम इस बॉडी को डैमेज करके मर रहे हैं, डैमेज करके। राइट। बट जो एक और तरीका होता है, वो होता है कि आपकी बॉडी डैमेज नहीं हुई है, बट स्टिल यू आर लिविंग योर बॉडी एट योर ओन विल। और बहुत ही कम लोग ये कर पाते हैं। तो जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरु जो रहे हैं, जिनको भी आत्मज्ञान हुआ है, वो उस एनर्जी को बिल्डअप कर पाते हैं कि वो अपनी इच्छा से बिना बॉडी को डैमेज किए अपने शरीर को छोड़ सकते हैं, जिसको महासमाधि बोलते हैं। अच्छा, मैंने ऐसा भी सुना है कि मतलब मेरी मदर के रिलेटिव भी थे, जैसे बहुत बार देखा भी होगा आपने भी, कि जैसे कभी मंदिर में मत्था टेकने लगा या गुरुद्वारे में, मतलब किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाके जब वो मत्था टेकने लगा तभी उसके प्राण निकले। तो उसमें भी ऐसे चांसेस है कि मतलब हो गया उसका, जो घूमना वूमना जो भी है हो गया, या फिर वैसे ही बीमारी से? देखिए, ये बहुत ही डिपेंड करता है कि अगर फिजिकली, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर फिजिकली कुछ प्रॉब्लम आई है, लेट्स से कार्डियक अरेस्ट हुआ है या कुछ हुआ है, तो दैट मीन्स बॉडी हैज़ बीन डैमेज, राइट। पर अगर बॉडी में कुछ भी ऐसा वो नहीं हुआ है, और इंसान बहुत ही एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ ब्लिस में है कि भाई अब जीवन, जिसको तृप्ति बोलते हैं, कि अब और कुछ नहीं चाहिए, तो समवेयर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसकी जो एनर्जीज है ना, पीक पे पहुंच चुकी है, एंड अब वो इस शरीर में नहीं रह सकती, तो वो शरीर छोड़ देती है। बट कई बार हम ना ऐसे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि कोई मंदिर में था या भक्ति में डूबा था, हो सकता है उसको कार्डियक अरेस्ट आया हो। हाँ, सही बात है। मतलब हमारे कल्चर में ये एक बहुत बड़ा मैंने देखा है कि हम हर चीज़ को ना ऐसा बना देते हैं। हाँ, उसको कुछ ना कुछ मीनिंग देने की जरूर कोशिश करेंगे, या उसको कहीं जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एटलीस्ट पूरी बात तो जानो। जरूरी नहीं कि हर कोई जो मंदिर में मर रहा है या गुरुद्वारे में मर रहा है तो उसका कि कुछ बिल्कुल वो हो गया कि भगवान ने बुला लिया, भगवान ने बुला, ऐसा नहीं होता। भगवान तब बुलाते व्हेन यू आर इन दैट स्टेट। जैसे हम मीराबाई की बात करता,
क्योंकि वो इतना खो दिया था उन्होंने खुद को कृष्ण में कि उनको उनके अलावा कुछ दिखता नहीं था। उनकी एनर्जी से कृष्ण सेंटर्ड हो गई थी, तो जब किसी ने मारने की भी कोशिश करी तो कोई डैमेज नहीं हुआ, बट जब उनकी खुद की इच्छा हुई तो वो बिल्कुल मूर्ति में समा गई। वो तो खैर भक्ति अलग लेवल की। बिल्कुल। तो देखिए देयर इज हमें ऐसा लगता है ना कि ये रियल है, ये अनरियल है। देयर इज नथिंग कॉल्ड रियल एंड अनरियल। क्यों? क्योंकि जैसे हमने अभी बात करी कि 99% अनमैनिफेस्ट है, जो हमें दिखता नहीं है, हम्म, और सिर्फ 1% है जो मैनिफेस्ट है। तो हम किसी, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कृष्ण है या नहीं है, वो मेरे परसेप्शन पे डिपेंड करता है। हाँ, मैं कितना अपने अंदर घुस चुकी हूँ, कितना मैं कृष्ण में खुद को डुबा चुकी हूँ, तो मेरे को कृष्ण दिखेंगे। सही बात है। सो मैम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वापस हम योगा पे आएंगे कि अगर कोई योगा करना चाह रहा है बट उसके पास टाइम की बहुत कमी है, मतलब वो एक साथ 1 घंटा कहीं नहीं बैठ सकता और उनके पास आसपास कोई सिखाने वाला भी नहीं है, तो क्या वो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में योगा कर सकते हैं? और क्या किसी की सुपरविजन में ही करना चाहिए या फिर यूट्यूब वगैरह से देख के भी कर सकते हैं? देखिए अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है, आप देखो आपके पास कितना टाइम है। लेट्स से 10 मिनट है, 15 मिनट है। अगर फिजिकल पोस्चर की बात करी जाए, सुबह आप उठे, आपने अपने बेड पे ही 10 मिनट आसन कर लिए। जस्ट फॉर बिगिनर्स अभी मैं बोल रही हूँ कि आपने 10 मिनट आसन कर लिए, बैठे-बैठे वाले जो होते हैं, अपनी बॉडी स्ट्रेच कर ली। उसके बाद आप पूरे दिन भर में, लेट्स से आप ऑफिस जाते हो, आपने ऑफिस में हर 1 घंटे बाद आपने 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लेके आप अपनी सांसों पे ध्यान दे दिया, या आप आंखें बंद करके बैठ गए। तो ये ना आपको आपके पूरे दिन के लिए प्रिपेयर कर देगा, अगर आपके पास 1 घंटा लगा के नहीं है तो। और जब आप ये करते जाओगे ना, आप देखोगे कि धीरे-धीरे आपका टाइम बढ़ता जाएगा। आप अपने आप उस टाइम को मैनेज करना शुरू करने लगोगे, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप डेडिकेटेडली वो 1 घंटा अपने प्रैक्टिस को दोगे। हम्म, तो आप योगा को 1 घंटे की प्रैक्टिस या मैट पे बैठने की प्रैक्टिस मत समझो। ये आपके 24 घंटे का काम है, जहाँ पे आपको सांसों पे अपने ध्यान लगाने में कितना समय लगता है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप अपनी सांसों पे ध्यान ले जाओ। हम्म, इट इज़ दैट सिंपल, राइट? तो आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है। और जहाँ तक है फिजिकल प्रैक्टिसेस की बात, आप 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, सुबह उठ के आपने करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ रैंडमली यूट्यूब देख के करोगे तो हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे हो, क्योंकि जो इंसान सिखा रहा है, आपको उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं पता, हम्म, राइट? तो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कि कोई भी सर्टिफाइड, देखिए सर्टिफाइड आज के टाइम पे कोई भी हो जाता है, बट आपको देखना पड़ेगा, आपको खुद से अपनी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो आपको एक एलिजिबल योगा टीचर लगता है, आप उससे जाके योगा सीखिए, वो हमेशा आपके लिए फेवर में रहेगा। और इससे नहीं कि वो आपके पोस्चर्स फिजिकली सही करा पाए, क्योंकि लोग कई बार ना ऑनलाइन योगा सीखने में इसलिए हेजिटेट करते हैं, उनको लगता है कि फिजिकली मेरे कोई आसन नहीं सही करा पाएगा। लोगों को ये नहीं पता कि फिजिकली किसी को आपके आसन सही कराने भी नहीं चाहिए। अगर हम डीप योगिक प्रैक्टिसेस की बात करें तो फिजिकल टच मना किया जाता है। अच्छा, यू शुड नॉट टच समबडी एल्स व्हाइल करेक्टिंग पोस्चर्स। सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप किसी को पोस्चर्स बताओगे, और जब वो अपने अंदर गहराई में घुसने लगेगा ना, तो उसके अलाइनमेंट्स भी आने लगेंगी। तो पूरी अवेयरनेस अंदर लाने की बात है, ये नहीं कि बाहर से पोस्चर कैसा दिख रहा है। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक सर्टिफाइड योगा टीचर के साथ ही, एलिजिबल योगा टीचर के साथ आप योगा सीखें। सो लास्ट क्वेश्चन, योगा, क्योंकि आजकल जिम का कल्चर बहुत है, तो योगा और जिम में क्या डिफरेंस है? क्या इज इट ओके कि मैं जिम जा रहा हूँ, मुझे योगा नहीं करना? तो देखिए जिम आपको फिजिकली मसल्स दे सकता है, आपको थोड़ा बल्की बनाएगा, राइट? बट इट इज़ नॉट अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ वेलबींग। जब मैं योगा की बात करती हूँ तो मैं आपकी सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रही हूँ, मेंटल आप एवरीथिंग एवरीथिंग। और जैसे हमने बोला कि ये स्वयं को जानने की जर्नी है, हम अपने भीतर जाते जाते हैं, हम अपने कर्म काट रहे हैं। इट इज़ नॉट जस्ट यू आर कि फिजिकली आप चीज़ें कर रहे हो। ऑफ कोर्स फिजिकल लेवल पे चीज़ें शुरू होती हैं, पर वो सिर्फ फिजिकल तक लिमिटेड नहीं है। आपकी बॉडी फिट रहती है, आपका माइंड फिट रहता है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होते हैं। आप बिना बात के किसी और पे अपना गुस्सा नहीं निकालते हो, और अगर कोई आप पे गुस्सा कर भी रहा हो तो आपको पता है कि आपको उसको कैसे हैंडल करना है। आपके जीवन में क्लैरिटी आती है,
आपको पता है कैसे डिसीजंस लेने हैं। सो योगा जब आप करते हो ना, तो आप सिर्फ फिजिकली नहीं स्ट्रांग हो रहे हो, आपका इनर बीइंग स्ट्रांग हो रहा है। जो जीव है उसके अंदर आत्मशक्ति बढ़ती है।